नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति के साथ ही पूरा पूर्वांचल एक परंपरा में डूब जाता है जिसे हम गोरखपुर का खिचड़ी उत्सव यानी खिचड़ी मेला कहते हैं। दरअसल ये पूजा नहीं है, एक पूरा इतिहास है। यह योग परंपरा है, एक सामाजिक समरसता है। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से खिचड़ी चढ़ाई जाती है, खिचड़ी क्यों चढ़ाई जाती है, गोरखनाथ कौन थे और कैसे गोरक्ष पीठ बना लोक आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र। महाभारत में कहा गया, उत्तरायण पुण्य काल देवयानस्य कारणम, अर्थात उत्तरायण देवताओं का मार्ग है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान पूजा सेवा को विशेष पुण्यकारी माना गया। उपनिषद कहता है कि अन्नम ही प्राणानाम प्राण, अन्न ही प्राणियों का जीवन है। और स्कंद पुराण में तो कहा गया कि न तेन तुल्यम भवति दानम यदन्न दानम, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है। यानी जब गुरु को अन्न अर्पित होता है तो यह केवल परंपरा नहीं, शास्त्रीय कर्म भी होता है। नाथ परंपरा का मूल मंत्र है साधना एवं सेवा। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गुरु गोरक्षनाथ ने समाज को बताया कि भक्ति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और ये परंपरा आगे तमाम सारे ऐसे धर्म सुधारकों, समाज सुधारकों तक चलती रही। इतिहासकार मानते हैं कि नाथ संप्रदाय ने राजा और प्रजा के बीच हमेशा एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। कई ऐतिहासिक पुस्तकें इसका गवाह बनी। इसीलिए गोरखनाथ सिर्फ योगी नहीं थे, बल्कि वो समय के साथ लोक नायक बन चुके थे। लोक कथाओं के अनुसार गोरखनाथ स्वयं सादा भोजन करते थे। जब शिष्य उन्हें भोग लगाते तो वो कहते, जो सहज है वही श्रेष्ठ है। और यही करते करते खिचड़ी जो है वो उनका प्रिय भोग बन गई और इसीलिए खिचड़ी बनी समानता और सादगी की पहचान। और धीरे धीरे मकर संक्रांति पर गुरु को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा बन गई। चूंकि गोरक्ष पीठ गोरखपुर में है, लिहाजा खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा बहुत ऐतिहासिक काल से चल रही है। नाथ पंथ में गुरु को शिव का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें खिचड़ी अर्पण की जाती है। इसे ईश्वर को अन्नदान के समान माना गया है। अब ऐतिहासिक तथ्यों को भी देख लें। ब्रिटिश कालीन गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि गोरखपुर में गोरक्ष पीठ जहाँ पर है वहाँ मकर संक्रांति पर एक विशाल मेला लगता था। इतिहासकार कहते हैं गोरक्ष पीठ एक ऐसा केंद्र रहा जहाँ साधना और लोक जीवन जुड़े रहे, एक साथ चलते रहे। यहाँ व्यापार भी होता था, रिश्ते भी तय होते थे और संस्कृति जीवित रहती थी। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा, राजा और प्रजा के बीच हमेशा गोरक्ष पीठ एक सेतु का काम करती रही। अब यहाँ भी बात कर लें, खिचड़ी का मेला है, ये सिर्फ कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था बन के समाज में ये उभरा और आज तक इसका यही महत्व बना हुआ है। दरअसल इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नाथ पीठों का प्रभाव सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहा। इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि नाथ पीठ परंपरा राज सत्ता और जनता के बीच एक सेतु का काम करती रही, संवाद का माध्यम रही। आज भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं तो राज सत्ता और धार्मिक सत्ता दोनों का समावेश होता है, क्योंकि यहाँ लोक आस्था का सम्मान है, राजनीति का नहीं। सांस्कृतिक उत्तराधिकार है, कोई राजनीतिक उत्तराधिकार नहीं। और शायद यही वजह है कि गोरक्ष पीठ से जुड़ी हुई खिचड़ी की परंपरा आज भी दिन रात उन्नति कर रही है। लगातार परंपरा लोगों के बीच बनी हुई है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ इस अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। इस मेले में किसी प्रकार की वीवीआईपी लाइन नहीं देखने को मिलती। सब एक पंक्ति में आस्था के साथ, भाव के साथ देर रात से खड़े होकर अगले दिन पूरे दिन तक खिचड़ी चढ़ाते रहते हैं। यहाँ दर्शन कहता है योग केवल शरीर नहीं है, बल्कि समाज की एक साधना है। खिचड़ी उत्सव यही सिखाता है कि भक्ति तब पूरी होती है जब समाज जुड़ता है। और समाज कब जुड़ता है? जब बगैर भेदभाव के सबको साथ लेकर चला जाता है। खिचड़ी का उत्सव समान भोजन के अवसर, समान भक्ति का अवसर, पूजा या दूसरी तरह की पद्धतियां या धार्मिक पद्धतियों में भी किसी भी प्रकार के विभेद को खत्म करता है। और इसीलिए गोरक्ष पीठ में
दूसरे अन्य वर्गों के यानी हिंदू समाज या सनातन समाज के अलग अलग वर्गों के पुजारियों को भी शामिल रखने या उनको वहाँ पर जोड़े रखने का भी एक परंपरा रही। दरअसल खिचड़ी का उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। दरअसल यह पुराणों की एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। नाथ योग दर्शन और सामाजिक समानता की प्रयोगशाला यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जहाँ गुरु को अन्न अर्पित कर मानव अपने दरअसल अहंकार को त्यागता है। शायद यही कारण है कि ये परंपरा सदियों बाद भी आज भी जीवित है।